ये है वैष्णवी। वैष्णवी एक बहुत ही गरीब परिवार में पली बड़ी थी। वैष्णवी बहुत ही मेहनती गृहिणी थी। जल्दी जल्दी साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर खाना भी बनाना है। 1 साल पहले ही वैष्णवी की शादी राहुल से हुई थी। राहुल तो वैष्णवी के साथ अच्छा व्यवहार करता था, पर राहुल की माँ कांता वैष्णवी के साथ दुर्व्यवहार करती थी। सारा दिन महारानी के तरह बैठी ही रहती है। पता नहीं किस अशुभ मुहूर्त में मैंने राहुल की शादी तुझसे करा दी। मेरे तो भाग ही फूट गए जब से तुझ चुड़ैल के कदम हमारे घर पर पड़े। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैंने तुझे अपनी घर की बहू बना लिया। करम जली कहीं की। ये सब सुनकर वैष्णवी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है। बाबा, मेरी गलती क्या है? मुझे ही क्यों सब कुछ सहना पड़ रहा है? वैष्णवी हर सुख दुख में अपने पापा को याद करती थी। उसके पापा टायर में पंचर लगाने का काम करते थे। तेरी इतनी औकात कभी अपने उस गरीब घर में भी चलाई है मिक्सी? अपने घर से तो कुछ लाई नहीं और हमारे यहाँ आकर ऐश कर रही है। गंवार कहीं की। दीदी, मैं तो बस। तेरी इतनी हिम्मत के अब तू मुझसे जुबान लड़ाएगी। रुक, अभी माँ से कहकर ही तेरी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। माँ, इधर आओ और देखो अपनी इस मनहूस बहू के कारनामे। माँ ओ माँ। क्या हुआ रानी? क्यों इतना गुस्सा कर रही है? देखो अपनी इस गंवार बहू को, तुम्हारी बेटी से कैसे जुबान लड़ा रही है। तेरी यह हिम्मत, तू मेरी बेटी से जुबान लड़ाएगी? मेरी बेटी से? रुक तू। यह कहकर कांता वैष्णवी को जोर जोर से चमाट मारती है। वैष्णवी का रोते रोते बुरा हाल हो जाता है। माँ जी माफ कर दो माँ जी। अगली बार से कभी भी मिक्सी नहीं चलाऊंगी। चलाएगी तो तब जब हम तुझे मिक्सी चलाने देंगे, मनहूस गांव की गवार। चल रानी, अब इसकी अकल ठिकाने आ गई होगी। और सुन, अगर यह सब राहुल को बताने की कोशिश भी करी तो तुझे इस घर से बाहर निकाल फेंकूंगी। फिर चले जाना अपने उस फटीचर गरीब बाप के पास, उस छोटी से झोपड़ी में। उस फटीचर पर खुद के लिए तो पैसे हैं नहीं, इस गंवार को क्या खिलाएगा? हा हा। चल रानी। यह कहकर कांता और रानी चली जाती है। कांता और रानी के जाने के बाद वैष्णवी रसोई घर में ही सुबक सुबक कर रोती है। तभी वहाँ पर वैष्णवी का पति राहुल आ जाता है। वो वैष्णवी को रोते हुए देख लेता है। वैष्णवी, तुम रसोई घर में ऐसे क्यों बैठी हो और तुम रो क्यों रही हो? तभी कांता वहाँ आ जाती है। राहुल बेटा, तू आ गया। अरे वैष्णवी बहू, तू ऐसे रसोई में क्यों रो रही है? हाँ, याद आया। राहुल बेटा, आज रसोई में खाना बनाते वक्त वैष्णवी बहू का हाथ जल गया था। वैष्णवी बेटा, इस पर दवा लगा ले। वैष्णवी माँ सही कह रही है, इस पर दवा लगा लो। माँ, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। राहुल आ रहा है, थोड़ा रोने का ड्रामा करती हूँ। माँ, तुम रो क्यों रही हो माँ? अरे राहुल, कुछ नहीं बेटा, बस ऐसे ही। सच सच बताओ माँ, मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। बेटा, तेरी पत्नी मुझसे जुबान लड़ा रही थी और रानी को भी भला बुरा कह रही थी। बस भगवान, अब और यह सब सहन नहीं होता। इससे अच्छा तो भगवान मुझे उठा ले। नहीं माँ, ऐसा मत बोल, मैं बात करूंगा वैष्णवी से, तू चुप हो जा माँ। राहुल वैष्णवी को कुछ नहीं कहता और सो जाता है। राहुल वैष्णवी को एक मौका देने चाहता था,
उसे लगता था कि समय के साथ वैष्णवी और उसकी माँ कांता के रिश्ते ठीक हो जाएंगे। ऐसे ही दिन बीतते गए और वैष्णवी कांता और रानी का अत्याचार सहती रही। माँ, मैंने सुना है कि राहुल भैया वैष्णवी के लिए कल एक बहुत महंगी साड़ी लाए हैं। ऐसे तो यह गवार राहुल भैया को अपने वश में कर लेगी और हम देखते ही रह जाएंगे। तू सही कह रही। अब तो पानी सर के ऊपर आ गया है, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। तुम क्या करोगी माँ? तू देखती जा के अब कांता क्या करती है। कांता और रानी वैष्णवी को घर से बाहर निकाल फेंकने का प्लान बना चुके थे। वे दोनों अपने प्लान को शाम को अंजाम देते हैं। रानी दीदी, उठो रानी दीदी, ये आपको क्या हो गया? उठो रानी दीदी। माँ जी, जल्दी आओ माँ जी। क्या हुआ मेरी रानी को? इतने में राहुल भी वहां आ जाता है। माँ, ये क्या हुआ रानी को? तेरी पत्नी की ही साजिश है ये। इसका ही बनाया खाना खाकर मेरी बेटी की यह हालत हो गई है। इसने जरूर ही खाने में जहर मिलाया होगा। ये चाहती थी कि मैं और रानी इस घर से निकल जाए और ये अकेली इस घर पर राज करे। राहुल को अपनी माँ कांता की बातों पर यकीन आ जाता है और वो वैष्णवी को धक्के मारकर अपने घर से बाहर निकाल फेंकता है। चली जा यहाँ से और कभी भूल कर भी वापस मत आना। वैष्णवी रोती रोती अपने पापा के घर चली जाती है। वैष्णवी को रोते हुए देख उसके पापा परेशान हो जाते हैं। वैष्णवी अपने पिताजी को सारी बातें बता देती है। बेटा वैष्णवी, मुझे पता है कि तू निर्दोष है। जरूर उनसे तुझे जानने में कुछ गलती हुई होगी। तू चिंता मत कर, मैं तेरी देखभाल करूंगा। और मुझे पक्का यकीन है कि जब उन्हें तेरी अहमियत पता चलेगी तो वो लोग तुझे जरूर लेने आएंगे। ऐसे ही दिन गुजरते गए। वैष्णवी अपने पिताजी के साथ ही रह रही थी। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी वैष्णवी के अंदर कांता और रानी के प्रति जरा सी भी इज्जत कम नहीं हुई थी। सब्जी नहीं है, बाहर से सब्जी लेकर आती हूँ। अरे चाचा, 1 किलो आलू तोल दो। अभी तोलता हूँ बेटी। अरे बेटी, तुम तो कांता बहन की बहू हो ना? सुना है वो जिला अस्पताल में भर्ती क्या है। हुआ माँ जी को? अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता? कल ही उनका सीढ़ियों पर से पैर फिसल गया और कांता बहन सीढ़ियों पर से गिर गई। यह बात सुनकर वैष्णवी दौड़कर अस्पताल चली जाती है। वैष्णवी, तुम। इतने में डॉक्टर वहां आ जाता है। तो राहुल जी, हुआ खून का इंतजाम? मैं इंतजाम कर रहा हूँ डॉक्टर। क्या हुआ जी? वैष्णवी माँ को खून की जरूरत है। उनका ब्लड ग्रुप ओ निगेटिव है। वो ब्लड ग्रुप सिर्फ रानी का है और रानी माँ को खून देने से मना कर रही है। सुनो जी, मेरा खून भी ओ निगेटिव है। आप मेरा खून दिलवा दीजिए, पर हमारी माँ जी को बचा लीजिए। वैष्णवी, मैंने और माँ ने तुम्हें कितना बुरा भला कहा। यहाँ तक कि मैंने तो तुम्हें धक्के मारकर घर से बाहर भी निकाल दिया था। मुझे माफ कर दो वैष्णवी। पता नहीं मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुका पाऊंगा। मुझे माफ कर दो। वैष्णवी कांता को खून दे देती है और कुछ दिनों बाद कांता की तबीयत ठीक हो जाती है। राहुल कांता और रानी को सब कुछ बता देता है और कांता को अपनी करतूत पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। वह अपनी और रानी की सारी साजिशें राहुल और वैष्णवी को बता देती है और वैष्णवी से माफी मांगती है। वैष्णवी कांता के पैर छूकर कांता का आशीर्वाद लेती है और उन्हें माफ कर देती है और पूरा परिवार एक साथ खुशी खुशी रहता है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल हाउडी दोस्त को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और मजेदार कहानियाँ आप तक पहुँचती रहे।
धन्यवाद।